Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you on my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने पीजीटी 2021 के प्रॉब्लम नंबर 19 तक सॉल्यूशन बना लिए थे और आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 91 से 100 तक सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ इससे पहले जो 9 वीडियो लेक्चर्स हैं और प्रॉब्लम नंबर 90 तक सॉल्यूशन बना रखा है उनको भी एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो प्रॉब्लम नंबर 91 कह रहा है ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 to the power -2 मीटर इज ब्रोकन इनटू 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन पर मीटर, द गेन इन द सरफेस एनर्जी विल बी। ओके, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे रखा है, साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि एक वाटर ड्रॉप है और उसका रेडियस 10 to the power -2 मीटर है और सडनली 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाता है। ओके, तो हमें बताना है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर और साथ ही साथ गेन इन द सरफेस एनर्जी कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। अब हम जानते हैं कि जो इनिशियल वॉल्यूम होगा बिग ड्रॉप का, जो भी वाटर का ड्रॉप है वो 1000 मल्टीप्लाइड बाय जो स्मॉल ड्रॉप है इसके इक्वल होगा। हमने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं कि जो ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं थाउजेंड्स उनका रेडियस हमें पता लग जाए। तो इसकी हेल्प से हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक गलती नहीं करनी है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है रेडियस का वो यहाँ पे पुट नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप पुट कर देंगे तो कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना हो इसीलिए पहले हमें नोटेशंस के टर्म में फॉर्मूला को ड्राइव करना है, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो इनिशियल ड्रॉपलेट थी उसका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसी के साथ साथ जो फाइनल ड्रॉपलेट थी 1000 टाइम्स 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर हमने यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है r/10। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 40 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया में चेंज कितना हो रहा है, क्योंकि देखिए इन्होंने पूछा है सरफेस एनर्जी। ओके, गेन इन द सरफेस एनर्जी, तो गेन तभी होगा अगर जो सरफेस एरिया है वो चेंज हो। ओके, तो जाहिर सी बात है अगर 1 ड्रॉपलेट 100 ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो रहा है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा पर सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस एनर्जी में गेन हो जाएगा। वही हमें फाइंड आउट करना है। तो मेन हमारा जो मोटिव है वो है चेंज इन द एरिया फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो ड्रॉपलेट था बिग ड्रॉपलेट उसका एरिया फाइंड आउट किया, वो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर आया। इसके बाद फाइनल ड्रॉपलेट्स जो भी थे उनका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। और इसी के साथ साथ हमने जब चेंज फाइंड आउट किया तो 36 पाई आर स्क्वायर हमें चेंज मिल गया और साथ साथ हमने इसको इक्वेशन 4 कह दिया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे गेन इन द सरफेस एनर्जी क्या होता है। ये एक फॉर्मूला होता है और आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सरफेस एनर्जी में जो भी गेन होगा, जो सरफेस एरिया में चेंज हो रहा है, साथ ही साथ उस लिक्विड और मेटर का जो भी सरफेस टेंशन है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें गेन इन द सरफेस एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे वही किया, सेम प्रोसेस रखा, पाई का वैल्यू पुट किया और आर का वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब ये सारी कैलकुलेशंस को हम करेंगे तो हमें जो गेन इन द सरफेस एनर्जी फाइंड आउट होगा वो 8.5 इंटू 10 to the power -4 जूल मिल जाएगा। ओके, तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर था। काफी अच्छी प्रॉब्लम है और बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को एक बार देखिए और साथ ही साथ ये फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला हमने देखा है यहाँ पे गेन इन द सरफेस एनर्जी, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ओके, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब प्रॉब्लम नंबर 92 और 92 कह रहा है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय ऑफ ए मटेरियल वेरीज विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर T as chi is equals to C divided by T, where C is a constant,
दिस मटेरियल इज, ओके, तो ये मटेरियल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा या फेरीमैग्नेटिक होगा। ओके, तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं। हमने जो जो पढ़ रखा है एक बार उसको याद कर लेते हैं। और हमने क्या पढ़ा है कि डायामैग्नेटिज्म के लिए जो काय होता है और डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है उसका वैल्यू कांस्टेंट नंबर होता है, नंबर जो होता है वो -1 होता है। ओके, तो नेगेटिव होगा और बहुत ही स्मॉल होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। साथ ही साथ यहाँ पे म्यू आर वो भी हमारा 0 होता है। ओके, तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, आपको ये मेमोराइज कर लेनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि जो ससेप्टिबिलिटी होता है सुपर कंडक्टर्स का, उसका वैल्यू क्या होता है। ओके, कई बार पूछा भी गया है, केट एग्जाम में पूछा है और भी जो भी एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ओके, तो काय हमारा -1 होता है सुपर कंडक्टर्स के लिए और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। अब हम देखेंगे पैरामैग्नेटिज्म के लिए। दिस जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो क्यूरी लॉ को फॉलो करता है और हमारा क्यूरी लॉ होता है C/T मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। ओके, तो ये क्यूरी लॉ हमारा ये रहता है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यही सेम फॉर्म दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है एंड सी तो कांस्टेंट है, डिफाइन कर रखा है। ओके, तो हमारा पैरामैग्नेटिज्म करेक्ट हो जाएगा। हम देख लेंगे फेरोमैग्नेटिज्म के लिए भी, फेरोमैग्नेटिज्म के लिए जो भी फॉर्म आता है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंस आता है, वो इस तरीके का रहता है। ओके, एंड टीसी इज द क्यूरी टेम्परेचर। और हम एक चीज नोट डाउन कर लेते हैं कि अगर एक हाई टेम्परेचर होगा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह बिहेव करने लगेंगे और इसी टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, और जो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें भी क्या होता है कि सेम पैटर्न रहता है, जैसा कि फेरोमैग्नेटिज्म में हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 92 था, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे करेक्ट हो ही गया था। बाकी आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन इसका देख लिया। अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 93 क्या कह रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 93 बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है एज इट इज। ओके, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है एलसीआर सर्किट में, आपने ये याद कर लेना है। और साथ ही साथ एक और देख लेना है कि उसमें सीरीज लिखा हुआ है या नहीं। ओके, तो कुछ सीरीज और पैरेलल में जो भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट आती है। ओके, तो ये सीरीज और एलसीआर इन दोनों को साथ में रखना है, ऐसा नहीं करना है कि एलसीआर अलग कर दिया सीरीज अलग कर, सीरीज एलसीआर। ओके, इसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एज इट इज याद कर लीजिए, जहां भी आए टिक कर दीजिए। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं और हम देखेंगे कैसे करेक्ट करना है। हमने सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ कर लिया और इसमें आप सभी जानते होंगे कि जो भी रेजिस्टेंस होता है वो तो है ही है, साथ में जो भी कैपेसिटर लगा होता है उसके करस्पॉन्ड हम उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस के लिए बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और टोटल हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है हमारा इम्पीडेंस एंड टोटल का जो वैल्यू होता है वो हमारा ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। ओके, अब रेजोनेंस की कंडीशन में आप ये देख सकते हैं कि जब रेजोनेंस होगा तो यही दोनों ऐसे टर्म हैं जो इक्वल रहेंगे, तो इनको इक्वल करवा देते हैं। यहाँ से इक्वलिटी को जब वोट करके जो भी फॉर्मूला बन रहा है उसको सॉल्व करके हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू मिलेगा वो 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एलसी मिलेगा। और ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी ओमेगा की टर्म में भी पूछ लेते हैं, तो ओमेगा जो हमारा आएगा वो 1/स्क्वायर रूट ऑफ एलसी आने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये सॉल्यूशन देखा। और अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 94 क्या कह रहा है। और प्रॉब्लम नंबर हमारा 94 जो है वो ट्रायोड वॉल्व से आया हुआ है। ये ट्रायोड वॉल्व से मुझे लगता है इस पेपर में सेकंड प्रॉब्लम है। ओके, तो क्या कह रहे हैं इसमें, द डायनामिक प्लेट रेजिस्टेंस आरपी, म्यूचुअल कंडक्टेंस जीएम एंड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू ऑफ ए ट्रायोड valve are related to each other as। ओके, तो बेसिकली आरपी म्यू एंड जीएम में रिलेशनशिप बताना है और ये रिलेशनशिप हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। मैंने डायरेक्टली लिख रखे हैं एक्सप्रेशन
और मुझे नहीं लगता कि इन्हें एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत है। आप लोग देख सकते हैं सिंपल डेरिवेशन है, आप यहाँ से देखेंगे ये रिलेशनशिप फाइंड आउट हो जाता है जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल प्रॉब्लम था, बस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्टली कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है और कहीं से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करवा लेते हैं। ओके, तो ज़्यादा टफ नहीं रह रहा है, तो पेपर का पैटर्न इजी है, बस थोड़ा सा ये है कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है तो इसीलिए टफ लगने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 95 क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 95 में हमें पूछा है द मीन सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स। ओके, तो मीन सेपरेशन ऑन 2 पॉइंट्स ऑन मून दैट कैन बी रिजॉल्व बाय ए 500 सेंटीमीटर टेलीस्कोप अपर्चर इज। ओके, तो डिस्टेंस दे रखा है अर्थ एंड मून के बीच का, साथ ही साथ लैम्डा भी दे रखा है कि कितना लैम्डा होना चाहिए जो आई के लिए आसानी रहे। ओके, तो ये दे रखा है 5500 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, अब हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो मीन सेपरेशन है हमने उसे x एज्यूम कर लिया और साथ ही साथ हमें दे रखा है अपर्चर दे रखा है टेलीस्कोप का, वो हमें 500 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 5 है, 500 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पे एक चीज हम सभी ने पढ़ी है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इज 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ओके, तो कैपिटल डी ये हमारा, यहाँ से हम लोग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे, 1.22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड 500 से डिवाइड करवाएंगे और ये हमारा आंसर, ये वाला जो भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ये रेडियन में मिल जाएगा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली हमें टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और इसके आगे जो भी कैलकुलेशंस रहेंगी वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना हमारा किस तरीके से अप्रोच करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मीन डिस्टेंस जो पॉइंट्स के बीच का मीन डिस्टेंस है x और इस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उसको यहाँ लिख लेंगे। ओके, तो ये सिंपल रिलेशनशिप है, बेसिकली जो हम एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं उसी से आया हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे तो 53.6 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा और ये इस प्रॉब्लम का ऑप्शन नंबर सी दे रखा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने प्रॉब्लम नंबर 95 का सॉल्यूशन देखा। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 96 क्या कह रहा है। और प्रॉब्लम नंबर 96 में हमें बता रखा है इफ 1.20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय ए निकल सरफेस अंडर द एक्शन ऑफ ultraviolet light of wavelength 2000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो वेवलेंथ दे रखा है, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ निकिल। ओके, तो वर्क फंक्शन हमें निकिल का फाइंड आउट करना है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता रखा है कि हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस और स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली इसे बोलते हैं, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे कि जो फास्टेस्ट सबसे ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन होगा इमिट हो रहा होगा वो रुक जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं और फॉर्मूला बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे ये V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और साथ ही साथ hc डिवाइड बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन और हमें वर्क फंक्शन ही फाइंड आउट करना है। लैम्डा दे रखा है, साथ ही साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे रखा है। ओके, तो हम टर्म्स को सफल करेंगे और फाई नॉट को LHS में ले आएंगे, LHS में लाएंगे तो hc का डायरेक्टली वैल्यू 12400 होता है अगर हमें लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तब। ओके, तो हमने वही किया, हमें लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने इसको सेटल डाउन कर लिया। नेक्स्ट EV नॉट, ये EV नॉट V नॉट दे रखा है 1.20 वोल्ट। अब अगर EV नॉट हम जब देखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, V नॉट का वैल्यू रख दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट लैम्डा पुट करेंगे तो हमारा जो फाई नॉट आएगा और वर्क फंक्शन आएगा और निकल ये आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था तो हमारा ऑप्शन बी
करेक्ट हो जाएगा। काफी अच्छा और इजी प्रॉब्लम था। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम आप यहाँ से देखेंगे किस तरीके से हमने इसका यूज किया है। और ये इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बेसिकली क्वेश्चन था, और इससे दूसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो भी आप एक बार देख लेंगे, और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 97 हमारा क्या कह रहा है। और बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 97 कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए परफेक्ट गैस इज इक्वल टू। ओके, तो ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस क्या होती है। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो परफेक्ट गैस होता है और आइडियल गैस होता है, उसके केस में हम लोग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे जीरो एज्यूम करते हैं। ओके, तो जिस वजह से जो इंटरनल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी है। तो हमने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस, और इंटरनल एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर टी। एंड 3 डायमेंशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2, और 3 हो जाएगा तो 3/2 आर टी हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन लिख के यहाँ से प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और वॉल्यूम में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। ये रिलेशनशिप हमें मिल जाएगा 2/3 u डिवाइड बाई v। ओके, तो ये रिलेशनशिप मिलेगा। अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इसीलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी को LHS में ले आएंगे और बाकी टर्म्स को RHS में रखेंगे। जब इतना करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई P डिवाइड बाई B। ये हमें मिल जाएगा, और ये मिलेगा तो हम लोग देखेंगे, हमें फाइंड आउट करना था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करवा देंगे, और स्मॉल यूज हमारा आ जाएगा 3/2 P। P इज द प्रेशर, और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 98, और 98 हमें कह रहा है at what temperature of a body the Fahrenheit and Kelvin thermometer scales give equal numerical values। ओके, तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, 2019 में भी पूछा गया है, और आप लोग वहाँ से देख लेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो 534 डिग्री केल्विन और डिग्री फॉरेनहाइट आता है। ओके, तो डिग्री लिख रखा है, बाकी क्योंकि इक्वल है तो आप फॉरेनहाइट भी यूज़ कर सकते हैं और केल्विन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जनरल रिलेशनशिप होता है जो भी हमने पढ़ रखे हैं थर्मोमीटर उनके बीच में, और इनमें से हमें फॉरेनहाइट एंड केल्विन का ज़रूरत है, तो हम लोग इनको यूज़ कर लेंगे। और F एंड K को इक्वल रखना है, तो उसे कॉमन टेम्परेचर T मान लेंगे, और T मान के जब कैलकुलेशंस करेंगे तो 574 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर है। और हमें ये दे रखा था ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 99 क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम नंबर 99 कह रहा है द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m राइज्ड फ्रॉम ए सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट इक्वल टू द रेडियस r ऑफ द अर्थ इज। ओके, और जी बता रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। ओके, तो आप लोग एकदम तेजी से क्या देखेंगे कि हमें पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट। ओके, तो आप सभी ने पढ़ रखा है mgh। ओके, तो वो केस डिफरेंट है और यहाँ पे केस डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी होता है अर्थ की सरफेस पे ऑन ए बॉडी ऑफ मास m वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट m मास के ऑब्जेक्ट को एट ए हाइट h और यहाँ पे कैपिटल R है तो कैपिटल R पे जब ले जाएंगे तो ले जाएंगे हाइट यानी कि h इज इक्वल टू R दे रखा है और हाइट को ऐड करते हैं तो h प्लस R मतलब R 2R हो जाएगा और 2R यहाँ पे लिखा हुआ है। माइनस में हम लोग लिखते हैं जो भी पोटेंशियल एनर्जी रहता है
और यहाँ पे माइनस आएगा, ये अर्थ की सरफेस पे रहता है। ओके, तो इन दोनों को जब हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जी कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ। ओके, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरीके से डिफाइन होता है। और जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे तो हमें जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा वो हाफ एम जी कैपिटल आर मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। और मुझे उम्मीद है कम से कम 80% लोगों ने ऑप्शन नंबर डी करेक्ट किया होगा, जो कि रॉन्ग आंसर था इस प्रॉब्लम का। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम नंबर 100। क्या कह रहा है? और प्रॉब्लम नंबर 100 हमारा कह रहा है द फंक्शन ऑफ ए डिटेक्टर is to demodulate the modulated carrier wave and the steps for the process are। तो बेसिकली स्टेप्स पूछा गया है, तो स्टेप्स डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंड फिल्टरिंग होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हमने इस तरीके से 100 प्रॉब्लम्स देख ली हैं और आप लोग इसमें बहुत सारे इन 10 प्रॉब्लम से मुझे लगता है काफ़ी अच्छे अच्छे फॉर्मूला यूज़ हुए हैं जो वाकई याद करने लायक हैं। ओके, तो आप उन्हें एक बार लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। साथ ही साथ उन पे और भी प्रॉब्लम्स कीजिए जो प्रॉब्लम्स आपको जिस सोर्स से मिलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।